दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता। दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम को तकदीरों पर टाला नहीं जाता। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा से संबंधित प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हमें बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत शुभारंभ किया गया है? ठीक है, जन आरोग्य योजना सेहत योजना शुरुआत किया गया है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। यह जम्मू कश्मीर के निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? देखिए, परमाणु रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर कहाँ पे? चंद्रमा पर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2026 तक। देखिए दोस्तों, भारत 2030 तक अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष में अपना स्टेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इवेरी में मुसोवेनी किस अफ्रीका देश के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका होगा युगांडा। क्या होगा? देखिए, य से यहाँ शुरू हो रहा है, य से यहाँ भी। देखिए, एगो तंजानिया है ना, तंजानिया में है सामिया सुलूह। ठीक है दोस्तों, इसमें तंजानिया के नए राष्ट्रपति बने। लेकिन युगांडा का पूछेगा तो यूवेरी मुसोवेनी, यूवेरी युगांडा, यूवेरी युगांडा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। चौथा नंबर है क्वेश्चन, वैक्सीन मैत्री पहल की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया? तो देखिए, वैक्सीन मैत्री जो है ना, भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया। यह पहल भारत के पड़ोसी राज्यों से कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सोमा मंडल हाल ही में किस भारतीय महारत्न कंपनी के अध्यक्ष बनी है? तो देखिए, सोमा मंडल जो है ना हमारा भारतीय कंपनी सेल की अध्यक्ष बनी है। क्या बनी है? सेल की अध्यक्ष बनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए सेल जो है ना, सेल ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होती है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल, जो 1 जनवरी 2021 को शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी स्थापना कहीं कुछ देगा कहीं कुछ देगा। इसकी स्थापना 1954 में, ठीक है, और कहीं आपको 73 भी मिलेगा, 1973 1974, लेकिन 1954 में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, और यह नवरत्न कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, भ्रष्टाचार है ना, भ्रष्टाचार में भारत को 86वां स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह आप पढ़िएगा कि जो कोविड-19 का रिपोर्ट आया था ना, मतलब जूझ रहे प्रयासों में, तो इसमें भी भारत का स्थान 86 ही था। प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर, हाँ इसके बारे में देख लिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीआरडीओ विकसित बाइक एम्बुलेंस नक्सली और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में घायलों को निकालने के कार्यों के लिए सीआरपीएफ में शामिल की गई, जिसका नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम रखा गया है रक्षिता। ठीक है, रक्षिता। चलिए आगे बढ़ते, इसको डीआरडीओ द्वारा क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। डीआरडीओ भारत की एक संस्था है जिसका डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास हाल ही में किन दो देशों के बीच हुआ है? तो देखिए, डेजर्ट नाइट 21 है ना, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। इसका आयोजन जनवरी 2021 में जोधपुर
एयरबेस में किया गया। कहाँ किया गया? जोधपुर एयरबेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में है कि 39वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए जहाँ होता है ना 2 बार ये आयोजित करती है, जैसे कि इसका आयोजन 48वां और 39वां जो होगा ना दोनों ब्रुनेई किया है। कौन किया है? ब्रुनेई किया है। ठीक है दोस्तों। और इसके पहले 37वां और 36वां 37वां जो किया था ना वो वियतनाम किया था। ठीक है दोस्तों। वियतनाम के हनोई, वियतनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो देखिए जीडीपी में ना वृद्धि दर ना हमारा 7.7% का अनुमान लगाया गया था। ये आर्थिक समीक्षा में। देखिए आर्थिक समीक्षा ना बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो 2020 में पेश हुआ था 3 दिन पहले पेश हुआ था। ठीक है, तो इसमें अनुमान लगाया गया था ना कि -7.7% रहेगा, यानी माइनस का मतलब है कि 7.7% गिरावट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत का प्रस्ताव रखा गया है? तो देखिए इसका 74% होगा। इसी तरह हम लोग पढ़े होंगे रक्षा क्षेत्र में पहले था हमारा 49%, अब हो गया है 74%। ठीक है, तो इसे बीमा वाला याद रखिएगा 74%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। माइकल ह्यूस्टन, हार्वे जे अल्टर एवं चार्ल्स एम राइस को किस विशेष कार्य के लिए 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए इनको साइंस के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, 2020 में। 2021 की भी घोषणा हो चुकी है। तो इसका होगा हमारा हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए इन लोगों को पुरस्कार मिला था। ठीक है, तीनों जन को। आगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका होगा हमारा 13 का आंसर हो जाएगा हमारा पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट। देखिए भारत का ना एक मूवी को भी नामित किया जाता है, इस बार बिट्टू को किया गया था। ठीक है दोस्तों, बिट्टू को। अब देखिए 13वां ये हमारा जो होगा 92वां में प्रथम फिल्म तो हमारा पैरासाइट था। अभिनेता जो थे ना हमारा जोकिन फिनिक्स थे। ठीक है, कौन थे? जोकिन फिनिक्स। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेंगर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? तो देखिए इसका आंसर हमारा होगा विन ड्वेन। देखिए शीतकालीन ओलंपिक का नाम 2022 का आयोजन बीजिंग में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बीजिंग, चीन में किया जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जो कि टोक्यो जापान में था, जिसका शुभंकर क्या था? सोमाइटी। ठीक है दोस्तों, मिराइतोवा था। क्या था? मिराइतोवा। और उसी तरह पैरालंपिक का क्या था? सोमाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर वर्ष 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो इसका होगा अकितम अच्युतम नंबूदरी। ठीक है दोस्तों, इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया। यह मलयालम कवि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए पुरुष एकल का खिताब ना हमारा हो जाएगा डोमिनिक थिएम। ठीक है, क्या हो जाएगा? डोमिनिक थिएम। देखिए 2020 में डोमिनिक थिएम ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता था। महिला में पूछेगा ना तो नोवामी ओसाका। ठीक है, नोवामी ओसाका। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन वर्ष 2023 में किस देश में किया गया? ठीक है, किस देश में किया गया? तो इसका हो जाएगा दोस्तों भारत। 2023 में भारत। उसी तरह 14वां पुस्तक वो भी भारत में ही आयोजित किया गया था। देखिए और महिला वाला 2022 में होगा। तो 2022 में कहाँ होगा? संयुक्त रूप से नीदरलैंड और स्पेन में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो देखिए रानी रामपाल जो है ना हॉकी से संबंधित है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किया गया? तो देखिए जेल पर्यटन पहल की शुरुआत ना महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। जो महाराष्ट्र के आगा खा पैलेस है ना, यहाँ पे महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। इसी जेल से क्या किया गया? पर्यटन पहल की शुरुआत किया गया। देखिए
लौह जिहाद की घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 पारित किया गया है? तो देखिए लौह जिहाद, तो इसके लिए एमपी सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत किसी महिलाओं के धर्म को जबरन परिवर्तित कराने की सजा 10 वर्ष और कम से कम 50,000 का जुर्माना लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड ये मेमोर किस अभिनेता या अभिनेत्री का बुक है? तो देखिए ये बुक है प्रियंका चोपड़ा का। किसका है? प्रियंका चोपड़ा का, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 होगा, हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया? देखिए ये इसका ना जिला ही याद रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में ना बहुत सारे योजनाएं और गार्डन और ये कुछ कुछ ऐसे ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नैनीताल में। ठीक है, मॉस गार्डन नैनीताल में। अभी अभी हाल ही में घास गार्डन की शुरुआत हुआ है। ठीक है दोस्तों, लाइकेन पार्क का शुरुआत हुआ है उत्तराखंड में। तो यहाँ मॉस गार्डन, मॉस यानी यही लाइकेन पार्क कहाँ होगा? नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल के खुरपाताल जिला में मॉस गार्डन की शुरुआत किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। नवंबर 2020 में भारत की अपनी तरह की पहली और सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन, यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो देखिए इसका आंसर होगा केरल। भारत अपनी पहली और सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन केरल के बेल्ली टूरिस्ट विलेज में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया। ठीक है, यह 3 बोगियों वाला ट्रेन होगी जिसमें एक समय में 45 लोग यात्रा कर सकेंगे और इसकी दूरी 2.5 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष 2020 में विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका होगा रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। देखिए मानव अधिकार के लिए कह रहा है कि मानव अधिकार के लिए खड़े रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री है उप मुख्यमंत्री। तो देखिए बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे इस बार। ठीक है दोस्तों, तो एक रेणु देवी थी, एक तारकिशोर प्रसाद थे। तो ये दोनों सही है, बी और सी। देखिए रेणु देवी का विधानसभा क्षेत्र कहाँ से है? बेतिया से। ठीक है, बेतिया। और तारकिशोर प्रसाद का कटिहार से है। ठीक है दोस्तों, तारकिशोर प्रसाद बिहार के वित्त मंत्री भी है। चलिए आगे बढ़ते। इन्होंने ही बजट पेश किया था बिहार में। हड़प्पा सभ्यता थी क्या? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस समय कांसा धातु का यूज हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। रिंग वेद में 9वां मंडल किसे समर्पित है? तो 9वां मंडल है ना, रिंग वेद में 10 मंडल, जिसमें 9वां मंडल में ना देवता सोम यानी देव सोम का उल्लेख किया गया। ठीक है, गायत्री मंत्र रिंग वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए इसका आंसर होगा वल्लभी में, यानी वल्लभी में 512 ईसा पूर्व में देवाधीश क्षमास्वरण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक है, और वहीं 300 पूछेगा दोस्तों, तो इसमें ना पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, 300 ईस्वी में। और कब पाटलिपुत्र में इसका अध्यक्षता कौन थे? स्थूल व्रत। कौन थे? स्थूल व्रत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। क्वेश्चन 29 है, मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए श्रेणी के नाम से ना मगध साम्राज्य में बिंबिसार को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? बिंबिसार को। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यह हर्यक वंश का शासक था। इसने ब्रज या राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था। ठीक है, और यह बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, किसके थे? बुद्ध के समकालीन थे। इन्हीं के बेटा कौन सा आता है? अजात शत्रु आता है। ठीक है, अजात शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सतस सारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? नागार्जुन। क्या होगा दोस्तों? नागार्जुन। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी? तो देखिए सिजदा जो था ना और पैबोस क्या था इसके बारे में पहले जान लेते हैं। सिजदा जो था ना मतलब जो सुल्तान था ना उसके सामने घुटनों पर बैठना, ठीक है। और पैबोस था ना झुककर उसके पैरों को चूमना, ठीक है। पैबोस और पैर, और सिजदा मतलब उसके आगे घुटनों पर बैठ जाना, ठीक है दोस्तों। और तो इसको शुरुआत किसने किया था? तो देखिए इसकी शुरुआत किया था दोस्तों बलबन ने। किसने किया था? बलबन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। राजस्व प्रणाली में सुधार हेतु दीवान ए मुस्त खराज, देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, इससे 5-6 क्वेश्चन है जो हम बताते हैं इसके रिलेटेड, आप याद करिएगा। दीवान ए मुस्त खराज, तो इसके होगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। देखिए इसमें फंसते हैं कैसे, देख एक होता है दीवान ए बंदगान, ठीक है दोस्तों, और दीवान ए खैरात, ठीक है। तो खैरात और मुस्त खराज दोनों एक जैसा लग रहा है। तो देखिए मुस्त खराज बोले तो अलाउद्दीन खिलजी, अब है दीवान ए बंदगान और खैरात, यानी खैरात ये हमारा फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, ठीक है दोस्तों। उसी तरह पूछेगा दीवान ए कोही, तो इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए और्ज जो था ना ये सैन्य विभाग से संबंधित है जिसका स्टार्ट बलबन ने किया था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? 33 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर समरकंद का शासक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 34। कश्मीर के कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए कारकोट वंश की स्थापना ना दुर्लभ वर्धन ने किया था, ठीक है दोस्तों। ललितदित्य मुक्तापिंड इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। ललितादित्य मुक्तापिंड ने भगवान सूर्य को समर्पित प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है दोस्तों। मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ललितादित्य मुक्तापिंड। देखिए ललिता यानी यहाँ दित्य है ना, मतलब आदित्य हम लोग कहते हैं, आदित्य आदित्य सूर्य को ही कहा जाता है, इसी ने सूर्य मंदिर की स्थापना करवाया था, ठीक है। मार्तंड मंदिर सूर्य को समर्पित है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछुआरा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए मछुआरा के युद्ध जो होगा ना दोस्तों मई 1555 ईस्वी में सिकंदर लोदी के सरदारों और नसीब खां हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें कौन कौन था? सिकंदर लोदी के सरदार जो थे नसीब खां, तातर खां, ये हुमायूं के बीच हुआ था। ये देखिए यही लास्ट युद्ध था हुमायूं का। इसके बाद 1556 ईस्वी में सीरियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 36। इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो देखिए इलाहाबाद की जो संधि है ना दो हुआ था, एक तो प्रथम एक द्वितीय। ये कब हुआ था? जो बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था ना, उसके बाद ना बक्सर के युद्ध में हारने के बाद ये दो संधि किया था अंग्रेजों ने, एक तो पहला था एक दूसरा था। तो पहला जो हुआ था 12 अगस्त को, दूसरा जो हुआ था 16 अगस्त को। तो पहला ही पूछ रहा है, तो इसमें प्रथम संधि में ना शाह आलम द्वितीय नजमुद्दौला एम क्लाइव था, और दूसरा का पूछेगा तो सुजाउद्दौला एम रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे जो दूसर का पहला संधि हुआ था, इसमें क्या हुआ था ना कि इस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एम लॉर्ड क्लाइव ने हस्ताक्षर किया। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट ने बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी कंपनी को दे दी, ठीक है। मुगल सम्राट को अवध के नवाब से कारा एम इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। साथ में मुगल सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन के रूप में भी तय किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो देखिए नींव पूछ रहा है ना, तो इसके होगा लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, यानी लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ही देता है, लॉर्ड क्लाइव। देखिए दोस्तों 1765 ईस्वी में द्वैध शासन की इसने शुरुआत किया था। इसी को बाद में जाकर वारेन हेस्टिंग्स ने 72 में समाप्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। क्लाइव ने द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन एवं राज्य वसूली दीवानी अधिकार अपने पास रखा। आंतरिक शांति फौजदारी न्याय अन्य प्रशासनिक दायित्व नवाब को छोड़ दिया, यानी दो भागों में बांट दिया, एक अपने पास रखा और एक नवाब को दे दिया। चलिए आगे, अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान कब हासिल किया गया था? तो देखिए ये सुनहरा फरमान है, तो इसका होगा 1632 ईस्वी में, जो कि गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान दिया था। उसने क्या किया था कि 500 पैगाडा वार्षिक
कर के बदले अंग्रेजों ने गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों पर व्यापार के एकाधिकार प्राप्त हो गया। एक पूछता है जो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने जो दिया था अधिकार छूत्र बिहार बंगाल के क्षेत्र में, दोस्तों इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 39, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो हम लोग पिछले भी सेट में देखे थे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला तो था हमारा हैदराबाद के निजाम और दूसरा का था दोस्तों मैसूर, क्योंकि 1799 ईस्वी में ही मर गया था टीपू सुल्तान और मरने के बाद इन लोगों ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों इंडिया लीग की स्थापना ना इसका होगा शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। देखिए 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था। इसके उद्देश्य क्या था? लोगों की भावनाओं को जागृत करना, ठीक है, राष्ट्रवाद के प्रति और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 41 सॉरी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसका होगा 1875 में। यह न्यूयॉर्क में मैडम ब्लादिवस्ती और कर्नल हेनरी अलकाट ने किया था। ठीक है दोस्तों, भारत में इसका मुख्यालय 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में किया गया। और देखिए यही बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी बाद में इसमें एनी बेसेंट भी जुड़ी थी। ठीक है, और ये भारत में प्रचार प्रसार एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। इंडिपेंडेंट पत्र का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए इंडिपेंडेंट पत्र का संपादक ना मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस का पूछता है तो इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इंडिया कैसे स्ट्रगल किया है स्वतंत्रता के लिए, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय के द्वारा लीडर, ठीक है, लीडर पत्रिका का। आगे क्वेश्चन नंबर 43, भारत में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्री तट से लगा हुआ है? तो देखिए दोस्तों इसका होगा 9 राज्य एवं केंद्र केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य तो पता होगा कि गुजरात, देखिए देख लेते हैं कौन, ऊपर से चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैसे है हमारा इंडिया का मैप, ऐसे हमारा होता है इंडिया का मैप। तो देखिए यहाँ पे होता है गुजरात, फिर होता है महाराष्ट्र, फिर होता है छोटा सा गोवा, फिर उसके बाद हमारा कर्नाटक, फिर यहाँ पे हो जाता है केरल, फिर यहाँ होता है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, और तमिलनाडु के बाद ऊपर जाइएगा तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और तब यहाँ पे होता है पश्चिम बंगाल। तो इधर 5 गो और इधर 4 गो, 9 गो हो गया। और देखिए 4 गो यूटी हो गया नहीं, यानी यहाँ पे तो होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे होता है पुडुचेरी, ठीक है, और यहाँ पे होता है लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, और एक होता है, अब हमारा पहले 5 था, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ था कि यहाँ दमन एवं द्वीप है, यहाँ दादर एवं नगर हवेली है, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, तो इसलिए हमारा हो जाता है 4 गो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, बारालाचा दर्रा किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तब बारालाचा दर्रा ना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सिपकिला बारालाचा ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45, सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? सतपुरा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो देखिए सर्वोच्च चोटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सतपुरा की सर्वोच्च चोटी दोस्तों हो जाएगी हमारा धूपगढ़। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 1350 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिए जवाहर सागर परियोजना ना हमारा चंबल नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, गंगा सागर, ये हमारा कहाँ है? चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो रिहंद ना दोस्तों हमारा सोन का सहायक नदी है। किसका है? सोन का सहायक, जो कि गंगा में जाकर दक्षिण से मिलने वाली ये सहायक नदी होती है, सोन नदी। ठीक है, यानी रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, ये सब सोन नदी की सहायक नदी है। उमियम झील, क्वेश्चन 48 है, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए उमियम झील दोस्तों मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 49, भारत में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा ना भारत में, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, तो
ये होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। लगभग कहीं कहीं आपको 44% भी देगा, ठीक है दोस्तों, कहीं 42% देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 है कि रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है। तो रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है, तो इसका हो जाए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है, क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। बांस भी आता है इसी में दोस्तों, मोहगनी भी आता है इसी में, रोजबूट आता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में ही। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो मूंगफली के लिए गुजरात, ठीक है दोस्तों, गुजरात। उसके बाद हमारा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये सब हमारा अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो देखिए इसका आंसर होगा कांडला। कांडला जो स्थित है ना दोस्तों, गुजरात में स्थित है। इसको हम लोग विभाजन बंदरगाह भी कहते हैं, विभाजन बंदरगाह, यानी देश का जब विभाजन हुआ ना, तो ये ना मतलब ये हमारा जो भारत है, इस यहाँ पे हमारा कांडला है, तो इसे विभाजित हुआ, यानी कक्षकरण यहाँ पे, यानी 24 डिग्री समांतर रेखा होती है ना यहाँ पे, तो ये हमारे विभाजन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, विभाजन पुत्र बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ईरान में। कहाँ है, ईरान में हमारा है एल्ब्रूज पर्वत श्रेणी, ईरान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 नंबर है, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए इसका आंसर होगा सेंट लॉरेंस नदी। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, सेंट लॉरेंस नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो देखिए जापान में ना तीन उपनाम है जो आपको याद रखना है। पिट्सबर्ग पूछेगा ना, तो पिट्सबर्ग हमारा हो जाएगा दोस्तों एवाटा। क्या हो जाएगा, एवाटा। और वहीं पूछेगा जापान का डेट्राइस, तो ये हमारा हो जाएगा नगोया। ठीक है दोस्तों। और जापान का मैनचेस्टर, तो ये हो जाएगा हमारा ओसाका। ठीक है, मैनचेस्टर। देखिए जापान का डेट्राइस किसको कहते हैं, जहाँ पे हमारा क्या होता है, जहाँ पे ये उद्योग होता है, जैसे कि जहाज उद्योग जो होता है ना, जहाज उद्योग, वो हो जाएगा डेट्राइस। अब मैनचेस्टर जो होता है ना, मैनचेस्टर यहाँ पे हमारा कपड़ा उद्योग होता है। चलिए क्योटो हम लोग जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जापान में ही स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 56। फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कौन जोड़ती है, तो हार्मुज जल संधि जोड़ती है। ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारा कौन कौन सा देश आता है, पहले तो नॉर्वे आता है, फिर स्वीडन आता है, फिर आइसलैंड आता है और डेनमार्क आता है। इसमें आयरलैंड नहीं आता है दोस्तों। कौन कौन आता है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आता है। ठीक है, यहाँ आयरलैंड दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 58। कोई वस्तु सफेद रंग इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह, देखिए दोस्तों सफेद तब दिखाई देगी ना जब वह सभी रंगों को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है, यानी सारे रंग हमारा कहते हैं आंख पर दे देता है। तो मान लीजिए कि हमारे आंख पर सभी रंग हैं, तब चकमका नहीं जाएंगे, मतलब सब किसको हम पकड़ पाएंगे। तो इसलिए जब सब रंग हमारे आंख पर जाता है ना, तो कोई वस्तु सफेद देखती है। ठीक है। अब वही काला पूछेगा ना, काला तो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है दोस्तों। तो सभी रंग जब आके इसमें मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई रंग नहीं जा पाएगा, तो इसलिए काला दिखाई देता है। और क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश, तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ना सघन से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश जाती है ना, तो यह संभव होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सघन से विरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों दाब बढ़ने पर ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। ध्वनि पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61। एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है। तो देखिए इसमें
लगभग मांग दे दिया है, यानी 1.5 × 10⁻11 मीटर। जैसे कि हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर पढ़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसे प्रॉपर मान होता है हमारा 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 62। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाती है तो पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 16 गुना। क्वेश्चन नंबर 63 में फ्यूज तार में होगा, तो देखिए फ्यूज तार जो होता है हमारा टीन शीशा का मिश्र धातु होता है। ठीक है दोस्तों, टीन और शीशा का। तो यही पूछ रहा है कि क्या होता है, इसका क्या गुण होती है? तो देखिए इसका गुण ना दोस्तों उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। इसको कैसे पकड़िएगा, यानी फ्यूज किसके लिए लगाया जाता है कि हमारा जो धारा जा रहा है ज़्यादा जाए तो हम इसको रोके, तो यानी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो गई इसको, और प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो गई यानी अगर ज़्यादा इसमें आ जाएगा तो निम्न गलनांक जल्दी गल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? तो देखिए फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में। तो इसका फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर हम यहाँ पर फ़ारेनहाइट का मान रख देंगे 104। ठीक है, और इसमें से घटा देंगे, और जैसे कि 104 - 32 करिएगा तो हमारा हो जाएगा 72, और 72 में 9 से भाग दीजिएगा तो 8, और यहाँ अगर हमारा 8 आएगा तो तिरछा गुना हो जाएगा, यानी 8 × 5 = 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पारमाणविक गैस है? तो देखिए पारमाणविक एकल मतलब जिसका कोई अभिक्रिया नहीं करता हो। तो अभिक्रिया कौन नहीं करेगा? जो निष्क्रिय होगा, किसी से नहीं जुड़ेगा, तो इस एकल परमाणु आर्गन है। यानी निष्क्रिय गैस 6 है ना, हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये हमारा क्या है? एकल परमाणविक है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एंडरसन। ठीक है, प्रोजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन ने। देखिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले का हमारा हो जाएगा गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन जो है ना हमारा प्रोटॉन का खोज किए थे। ठीक है, और चैडविक जो हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन का खोज हो जाएगा। आयुकावा जो हो जाएगा पाइमेसॉन का। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 67, स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0.1 से लेकर 1.5%। 68 में क्वेश्चन 68 है, रेयन निम्न में से किस से निर्मित होता है? तो रेयन होता है ना दोस्तों, इसका आंसर होगा सेल्यूलोज से निर्मित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर, इसमें सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है जिसका AgCl2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का यूज किया जाता है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। सबसे कम ऊष्मीय और विद्युत चालकता किसमें होती है? तो देखिए विद्युत चालकता सबसे कम किसमें होगा? तो सबसे कम शीशा में होगा। ठीक है, और ऊष्मीय चालकता भी कम होगा, यानी बहुत ये देर पर गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72, चुंबकीय प्रतिरोध क्वेश्चन है वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। तो देखिए वृद्धि रोधक पादप हार्मोन, पहले तो पादप हार्मोन 5 होते हैं, कौन कौन जान लेते हैं? एक तो पहले होता है साइटोकाइनिन, दूसरा का होते हैं एब्सिसिक एसिड, तीसरा का ऑक्सिन, चौथा जिब्रेलिन, और पांचवा होते हैं एथिलीन या एथाइलिन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता है वृद्धि रोधक हार्मोन हमारा एब्सिसिक एसिड होता है जो हमारे पौधे के वृद्धि को रोक देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है, जैसे कि इसमें होती है जेली फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, ठीक है, स्टार फिश, रोजर फिश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्टार फिश पूछता है कि क्या है? तो इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा O। क्या होगा? O, यानी O ग्रुप में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होती है। और AB में क्या होती है? एंटीबॉडी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75, टेकोफोरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए
टेकोफेरॉल जो होगा ना विटामिन ई का नाम होगा। देखिए हम यहाँ देख लेते हैं विटामिन ए का कैल्सीफेरॉल, पहले होता है क, फिर उसके बाद ट वाला याद रखें टेकोफेरॉल, फिर उसके बाद में फिलोक्विनिन, कहने का मतलब क के बाद ट के बाद फ आएगा, यानी ये होता है हमारा फेरॉल। फेरॉल 3 गो होता है, तो पहले होता है हमारा डी यानी विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ई का हमारा हो जाएगा टेकोफेरॉल ट वाला, और फिर उसके बाद में फिलोक्विनिन के का आता है, यानी ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे टैकोफेरॉल हो गया, उसके बाद हमारा आगे है 76 है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका आंसर होगा 1919 के अधिनियम के द्वारा हमारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा भारत शासन अधिनियम था जिसका कार्यकाल बहुत कम था। तो 1909 का अधिनियम ही था जिसका कार्यकाल बहुत कम था, मात्र कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक ही था। इसका और देखिएगा तो जैसे कि यहाँ पे है 1919 के बाद 1935 आया। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा बनेगा 77। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, उप समिति के अध्यक्ष हमारा हो जाएगा जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। और समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका हो जाएगा हमारा यानी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष हमारा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहाँ पूछ रहा है उप समिति, तो हो जाएगा जेबी कृपलानी। 78 भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी गृहीत किया गया है। तो देखिए संयुक्त बैठक जो है ना दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता 118 के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा गया है। तो देखिए संविधान की आत्मा हो जाएगा ना, तो हमारा संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। ठीक है, यही पूछता कि बी आर अम्बेडकर यानी उनका नाम दे देगा, बी आर अम्बेडकर द्वारा किस को संविधान का आत्मा कहा गया है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 32 हम लोग पढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और ऐसे पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्रस्तावना। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। तो देखिए मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 के द्वारा दिया गया था, ये 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ दो और था, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा तीनों के एक बार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा लिपि संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। तो देखिए इसका आंसर होगा आर्टिकल 29। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, यानी भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है ना उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो देखिए संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो देखिए दोस्तों राज्य, इसका आंसर हो जाएगा हमारा राज्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यानी देखिए दोनों सदनों के सभी सदस्य कह दिया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोनों सदनों में। अब तो हट गया है एंग्लो इंडियन लोकसभा वाला, तो 12 ही हो जाएगा। लेकिन ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसी तरह राज्य विधानसभा में सभी सदस्य नहीं, सभी नहीं होगा, केवल जो जनता चुनती है ना वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर मान लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं, तो वो भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के ही सदस्यता ग्रहण करके मुख्यमंत्री का पद धारण किए हैं। तो इनको
दोस्तों ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, ठीक है, यानी विधान परिषद हो चाहे मनोनीत हो वह हिस्सा नहीं लेता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 83, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो हो जाएगा ना, इसकी हमारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यों के सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ठीक है, कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसके आंसर होगा दोस्तों 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा का अस्थायी सदन है जिसलिए इसका कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें से 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि 118 के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? तो देखिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता सबसे पहले श्याम नंदन मिश्रा थे, ठीक है, श्याम नंदन मिश्रा थे। और वहीं लोकसभा का पूछता दोस्तों तो इसका हो जाएगा राम शुभम सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87, समिति जो हमारा होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 87 हमारा था कि लोक उपक्रम समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1964 में किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं और कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। इसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88, IUCN की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए IUCN यह सबसे पुराना यानी विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है? तो देखिए तृतीयक उपभोक्ता जो होता है ना, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं का अपना आहार बनाते हैं उसको हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। तो इसमें हमारा भेड़िया नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। बाज होता है, शेर होता है, बाघ होता है, क्या होता है हमारा यहाँ ये हमारा भेड़िया जो है ना दोस्तों, ये हमारा द्वितीय उपभोक्ता में आता है, ठीक है। किस में आता है? द्वितीय उपभोक्ता में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो देखिए नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपने गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1964 में किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं और कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। इसमें 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88, IUCN की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए IUCN यह सबसे पुराना यानी विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता नहीं है? तो देखिए तृतीयक उपभोक्ता जो होता है ना, जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ताओं का अपना आहार बनाते हैं उसको हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। तो इसमें हमारा भेड़िया नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। बाज होता है, शेर होता है, बाघ होता है, क्या होता है हमारा यहाँ ये हमारा भेड़िया जो है ना दोस्तों, ये हमारा द्वितीय उपभोक्ता में आता है, ठीक है। किस में आता है? द्वितीय उपभोक्ता में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो देखिए नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप नेशनल पार्क को अच्छी तरह से देख ले। देखिए अभी असम में, ये असम हो गया इसके आंसर, असम में 7 गो नेशनल पार्क अब बन चुका है, ठीक है दोस्तों। अभी 2021 में ही 2 नया बना है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहला तो हमारा है मानस, ठीक है, मानस। फिर उसके बाद में नामेरी जो भी पढ़ लिए, फिर काजीरंगा, काजीरंगा जो हम लोग पढ़ते एक सिंह के गेंडा के लिए प्रचलित है। फिर उसके बाद ओरंग है दोस्तों। फिर उसके बाद डिब्रू साइकोवा है, क्या है? डिब्रू रायमोना है, ठीक है, ये माना है। फिर उसके बाद में
हमारा रायमोना भी एक नया बन गया है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देहिंग पटकाई अभी हमारा घोषणा किया गया था, इसका राजीव गांधी नाम था, तो इसको बदल के क्या रख दिया गया है, देहिंग पटकाई नाम रख दिया गया, जो कि नया 7वां किन वस्तुओं को मांग एवं आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। तब मांग एवं आपूर्ति के नियम ना दोस्तों हमारा गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, ठीक है। गिफिन वस्तुएं नहीं, इसके मूल्य में वृद्धि से मांग बढ़ जाती है। गिफिन वस्तु मांग एवं आपूर्ति का नियम लागू नहीं होती है, अगर इसके मूल्य में वृद्धि होती है तो इसकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी सबसे निम्न स्तर का जो होता है ना वो वस्तु होती है। आगे, सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो देखिए सांविधिक तरलता अनुपात जो होता है ना दोस्तों, इसमें हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सी। अब इसको चलिए देख लेते हैं कैसे। हमारा बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका पूर्व बैंक उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही है। बैंक सोना नगद सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखती है, बिल्कुल सही है। इस बैंक अनिवार्य रूप से नगद आरबीआई के पास रखी जाती है। देखिए दोस्तों, आरबीआई के पास, इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद आरबीआई के पास रखती है। और उसके बाद सांविधिक तरलता अनुपात बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा होती है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास रखती है, ना कि दोस्तों बैंक के पास रखती है, ठीक है। ये हमारा होता है सांविधिक तरलता अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखिए हमारे एगो एसएलआर होता है, हम लोग पढ़ते हैं एसएलआर, और एक होता है सीआरआर, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है ये हमारा जो होता है ना एसएलआर होता है, जिसको हम लोग सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यही होता है ना जो एस्टिमुलेटेड लिक्विड रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये हमारा ना बैंक खुद अपने पास रखता है, ठीक है, अनिवार्य रूप से कि कभी कभी पैसा कम हो गया तो हम ग्राहकों को दे सके। जो कैसे रखता है, सोना नगद और प्रतिभूति के रूप में रखता है, ठीक है। एसएलआर, ये जब सीआरआर हो जाएगा ना, तब सीआरआर पूछता ना, तब ये सही हो जाता क्वेश्चन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में रखता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 93, फ्रेंच गुआना की राजधानी कहाँ है। तो देखिए फ्रेंच गुआना की राजधानी कायने है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जॉर्ज टाउन गुआना की राजधानी है। जॉर्ज टाउन हमारा गुआना की राजधानी है। वही फ्रेंच गुआना पूछे तो इसकी राजधानी कायने है। क्वेश्चन नंबर 94, डन हिल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, डन हिल कप जो हो जाएगा ना हमारा गोल्फ से संबंध हो जाएगा। इसमें हमारा वाकर कप जो कि बहुत बार पूछता है, राइडर कप ये भी पूछता है, ये भी गोल्फ से है। फिर उसके बाद डनहिल कप हो जाएगा, सर्किट कप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 95 चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1930, ठीक है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए को हमारा 5 गो मैथ्स पूछा जाता है बिहार दरोगा में, तो हम लोग मैथ देख लेते हैं। क्वेश्चन है 96 कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है, 1920 है। महत्तम समापवर्तक 16 है, इनमें से एक संख्या 240 है। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक 1920, महत्तम 16। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं HCF, यानी लघुत्तम समापवर्तक गुने हम लोग पढ़ते हैं LCM, ठीक है दोस्तों। LCM जिसको हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, आगुने HCF यानी महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या आगुने दूसरी संख्या। तो देखिए ये हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या है 1920 और महत्तम समापवर्तक हमारा 16 इक्वल टू पहली संख्या 240। आप पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या x है, तो इसको हम लोग काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य गया। देखिए हम लोग 4, ये 4 6 का 24, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 6 से काटिएगा 36 18, 6 दूना 12। अब इसको हमारा गुना कर लिए, 4 दूना 8 के 8 चौथी 12, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, किसी चावल के मूल्य 25% वृद्धि हो जाती है तो गृहिणी को उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए पहले कहने का मतलब हमारा 100 था, अब हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। मान लीजिए कि पहले 100 था तो इसका 25% निकालिएगा तो
हमारा 25 बढ़ जाएगा, तो यानी कितना की वृद्धि हुई, 25 की वृद्धि हुई। क्या कम ही पूछ रहा है, तो यानी किससे तुलना कर रहा है, 125 से, तो बटा में 125 रखेंगे और गुने 100। ठीक है दोस्तों, अब इसको काटिएगा तो 25 25 125, ये हो जाएगा 20, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, यानी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, ये अकेला किसी कार्य को 25 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे तथा एक काम आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा कितना दिन में करता है, 25 दिन में। अभी हमारा कितना दिन में करता है, 20 दिन में। टोटल काम हमारा हो जाएगा 100 का। ठीक है, और एक एक दिन करता है, और शुरू कौन करता है, ये करता है, यानी 25 चौका 100, यानी ये 4 की क्षमता से करेगा, 20 25 100 5 की क्षमता से करेगा। यानी अगर ए से शुरू करते हैं तो अगला दिन बी करेगा, यानी 2 दिन में लोग कितना काम कर रहे हैं, 9 को काम कर रहे हैं, 2 दिन में 9 को काम कर रहे हैं, तो हमको करना कितना है, 100 काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 11 से हमारे यहाँ करिएगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 9 99, यानी 99 काम हो गया। तो बच कितना गया, एगो काम बच गया, क्योंकि टोटल 100 काम था। तो ये हमारा तो दोनों मिलकर किया है, और अब फिर अगला कौन शुरू करेगा, फिर ए शुरू करेगा, यानी 22 दिन में तो 99 गो कार हो गया, बच के एगो कार, तो कौन करेगा, हमारे ए करेगा। तो एक कार क्षमता कितनी थी, हमारा 4 था। ठीक है दोस्तों, तो 4 की क्षमता से करेगा, इसलिए क्या होगा 22/1/4। इसको सॉल्व करिएगा तो इसका हो जाएगा 22.25। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखिए, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 गुने, यानी पहली जो जाता है वो, और फिर आता है वो, बटा में x + y, यानी दोनों का योग। तो यानी हो जाएगा 2 गुने 60 गुने 40, बटा में दोनों को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी 6 को 24, 24 दूना 48, यानी क्या हो जाएगी इसका 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक लंब वृत्तीय बेलन की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, और इसकी त्रिज्या क्या है, 60 सेंटीमीटर है, r बराबर। तो बोल रहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr × r + h। अब इस पे रख दीजिए मान, 2 गुने 22/7, पाई का मान, r हमारा 7 दिया है, और r + h जब करिएगा यानी 40 और 7 कितना हो जाएगा 47, यानी गुना में 47 रख दीजिए, और इस 7 से 7 कट जाएगा, इस सबको गुना जब करिएगा ना दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2068। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज दरोगा का प्रैक्टिस सेट 6 बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।